नमस्कार, वेलकम टू सिर्फ विद्या क्लासेस आई। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आफ्टर अ लॉट टाइम, तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज पैरालंपिक्स। ठीक है, तो पैरालंपिक्स का जो टॉपिक्स है तो उसको मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आपको पता है रिसेंटली 9 सितंबर को पैरालंपिक जो थे वाइंड अप हुए थे और इस बार इंडिया ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स अपने नाम किए हैं इन द पैरालंपिक्स। इसमें आपके पास टोटल 29 मेडल आपको देखने को मिले। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पैरालंपिक्स कब से स्टार्ट हुए थे, क्या ये ओलंपिक्स के साथ स्टार्ट हुए थे, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट ओलंपिक्स ही हुए थे जो समर ओलंपिक। देखो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में डिफरेंस क्या होता है। ओलंपिक्स जो होते हैं वो लोग करते हैं जो फिजिकली, जिनको कोई भी फिजिकली वो ठीक होते हैं। पैरालंपिक्स उनके लिए होते हैं जो फिजिकली थोड़े बहुत हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब कोई ना कोई डिसेबिलिटीज क्राइटेरिया होता है उनके अंदर। वही क्या करते हैं, आपका पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया और ओवरऑल 18th रैंक इंडिया का आया है पैरालंपिक्स में। तो अगर मैं बात करूं पैरालंपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन, जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, लाइक आपका एसएससी की जो भी शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन है, बैंक के कोई भी शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन है, जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला है, फॉरेस्टर का एग्जाम आने वाला है, तो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूं आज मैं इसी नोट के साथ कि आज हम पैरालंपिक्स के जो हिस्ट्री पहले उसको देखेंगे, फिर हम इंडिया का क्या क्या प्रदर्शन रहा उसके बारे में देखिए, सबसे ज्यादा मेडल किसने लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरालंपिक्स की, तो जो स्पोर्ट फॉर एथलीट्स विद इन इम्पेयरमेंट हैज रिसीव्ड मोर देन 100 ऑफ इयर्स। ये जो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, वो लोग जो फिजिकली क्या होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं या जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये आज से 100 साल पहले स्टार्ट हुआ था और जो सबसे पहला क्लब था जो डीफ क्लब था, क्या था, डीफ, फर्स्ट स्पोर्ट क्लब फॉर द डीफ वर ऑलरेडी इन द एक्सचेंज 1888। ठीक है, तो ये सबसे पहला डीफ क्लब था। लेकिन बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ कि इट वाज नॉट अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्योंकि जो वर्ल्ड डीफ क्लब था उसको बंद कर दिया गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। फिर अगर मैं बात करूं 1994 क्या हुआ था 1994 में, अब ये हुआ क्यों, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड आपकी खत्म हुई थी तो द पर्पस ऑफ इट एट दैट द टाइम वाज टू असिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स एंड सिविलियंस हु हैड बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो वो लोग जो इंजर्ड हो जाते हैं आपका ड्यूरिंग वॉर टाइम पे, तो उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको आर्मी वेटरन्स का देखने को मिलेगा, चाहे वो फिजिकली हैंडीकेप्ड हो या ना हो। तो जैसे हमारे यहाँ पर बड़े सारे, जैसे आप नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो एक क्या है, एक आपके आर्मी वेटरन है। तो वॉर टाइम में जो भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो बंदे डैमेज हो गए थे, जिनको फिजिकली कोई ना कोई हैंडीकैप हो गए थे, जैसे आपने एक मूवी देखी रिसेंटली चंदू चैंपियन, तो उसमें भी आपको स्टोरी बताई गई है। तो अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स की स्टार्टिंग, तो कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर लुडविग गुटमैन, जिन्होंने अपना एक सेंटर ओपन किया था स्पाइनल इंजरी का एट द स्टोक मेडवेल हॉस्पिटल इन ग्रेट ब्रिटेन, एंड इन टाइम रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट इवॉल्व टू रिक्रिएशन स्पोर्ट एंड देन टू कम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो अगर मैं बात करूं 1994 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक डॉक्टर लुडविग गुटमैन थे जिनका हॉस्पिटल कहां पर था, दैट इज स्टोक मेडविल हॉस्पिटल। यहाँ पर वो आप देखो स्पाइनल इंजरी थी, मतलब जिनको स्पाइन्स में इंजरीज आ जाती है उनको वो करते रिहैबिलिटेट करते थे। तो पहले पहले शुरू में क्या किया गया, रिक्रिएशन, जैसे होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्ले वे स्कूल बनाते हैं। प्ले वे मतलब खेल खेल में ही बच्चे क्या सीखना शुरू करते हैं। उसी तरह से जो वेटरन्स थे, जो वॉर वेटरन्स थे, जिनको स्पाइनल इंजरीज या जो उठ नहीं सकते थे या फिजिकली कहीं ना कहीं डैमेज हो गए थे, उन लोगों के लिए एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट बनाया ताकि वो उनकी एक्टिविटी अच्छी से बन गई। रिक्रिएशन के बाद धीरे धीरे करते करते ये आपका किसमें चेंज हो गया, आपका कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट में चेंज हो गया। अब है स्टोक मैंडेलव गेम्स। तो 29 जुलाई 1948 में ये डे था ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द लंदन ओलंपिक जो हुए थे 1948 में। तो डॉक्टर गुटमैन ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कंपटीशन फॉर व्हील चेयर एथलीट्स विच ही नेम्ड द स्टोक मैंडेल गेम्स, अ माइलस्टोन इन पैरालंपिक हिस्ट्री। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं इन द नेम ऑफ, क्योंकि उस समय इसका नाम पैरालंपिक नहीं सर, स्टोक मैंडेविल गेम्स इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का नाम था, वहीं से उन्हें रिक्रिएशनल के बाद रिहैबिलिटेशन से रिक्रिएशन से बाद वो कम्पिटिटिव लेवल पर जाकर पहुंचा। तो एक माइलस्टोन था पैरालंपिक हिस्ट्री में। तो 1948 में जब ओलंपिक्स हुए थे तो इसी में एंट्री, क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स के जस्ट बाद पैरालंपिक स्टार्ट होते हैं, तो आपको हर 2-2 साल में ओलंपिक्स देखने को मिलता है। एक बार पैरालंपिक्स होते हैं, आपके समर ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर समर ओलंपिक्स की बात करूं तो हर 4 साल के बाद आता है, और उसी तरह विंटर ओलंपिक्स की बात करूं तो ये भी हर 4 साल के बाद आता है। दे इन्वॉल्व 16 इंजरी सर्विसमैन एंड वुमेन टू वर्क टू पार्ट इन आर्चरी। तो आर्चरी में भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब बॉर्न हुई, तो 22 सितंबर 1989 को। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फाउंडेड एज ए इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन डसलडॉर्फ
जर्मनी में टू एक्ट एज ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट। तो पैरालंपिक के लिए क्या किया गया, एक बॉडी बनाएगी जिसका काम क्या था, क्या करना कि पैरालंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, किस किस तरह का क्राइटेरिया होगा। तो उसमें एक्चुअली कैटेगरीज बनती जो पैरालंपिक्स होती है उनमें कुछ कैटेगरीज बनती है, जैसे किसी का हाथ नहीं, किसी का लेग प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कैटेगरीज बनाई जाती है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनको कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक, तो ये कुछ थी। तो सबसे पहला जो पैरालंपिक्स था वो आपका 1948 में आपका ओलंपिक्स गेम जो लंदन में थे वहां पर स्टार्ट हुआ था, और उसका जो स्टोक मैंडल गेम्स था उसका नाम चेंज करके पैरालंपिक रख दिया गया। फिर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट, तो इंडिया एट पैरालंपिक्स। तो इस बार की अगर मैं बात करूं और आपका टोक्यो ओलंपिक की बात करूं, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था जापान टोक्यो में। तो वहां पर आपको मैं देखने को मिले तो 19 मेडल इंडिया ने लाए, लेकिन इस बार 10 मेडल ज्यादा है, मतलब आपको 29 मेडल देखने को मिले। तो अगर मैं बात करूं जो समर ओलंपिक्स, पेरिस समर ओलंपिक्स थे, पैरालंपिक्स थे, इसमें इंडिया के कितने कंटिजेंट के थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं बात करूं जो पेरिस पैरालंपिक्स थे वो स्टार्ट हुए थे 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, और हमारी कंट्री जो इंडिया है इसने फर्स्ट डेब्यू कब किया था, 1968 में किया था समर पैरालंपिक्स एंड हैज अपीयर एवरी एडिशन पैरा समर पैरालंपिक्स इन 1984 में। दिस इज इंडियाज 30th अपीयरेंस एट द समर पैरालंपिक्स। तो इंडिया की जो है ये 30th पैरालंपिक्स अपीयरेंस है। इंडिया सेंट कंटेंजेंट कंसिस्टिंग ऑफ 84 एथलीट्स थे जो इस समय गए थे, और अक्रॉस द 12 स्पोर्ट्स, तो 12 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक गेम्स में। अगर मैं बात करूं, देखो अब दो चीजें होती है, एक होती है पैरा, जैसे ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसी तरह से पैरा ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा था कि हु वाज द फ्लैग बेरर ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक इंडिया की तरफ से कौन थे, तो भाग्यश्री यादव और स्मिथ अंतर थे जो फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग सेरेमनी में आपको फ्लैग बेरर देखने को मिलेगा, और उनको दिया जाता है ये मौका जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं आपके पैरालंपिक्स में। तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह आपको पता है फर्स्ट इंडियन आर्चर थे पैरालंपिक्स जिसने गोल्ड मेडल लिया। अगर मैं बात करूं तो पेरिस एडिशन बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल एडिशन ऑफ द कंट्री, जिसमें मैंने आपको बोला कि 29 मेडल थी, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 13 क्या आपके ब्रॉन्ज देखने को मिलती। ठीक है, जो कि टैली थी आपकी टोक्यो ओलंपिक से उसको सरपास करी, जिसमें हमने 19 ली। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया को मैंने बोला कि आपके पास 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंडिया का रैंक जो है पैरा ओलंपिक्स में वो कितना था, 18 था। ठीक, और सबसे ऊपर यूएसए, फिर चाइना, आपको याद रखना। लेकिन आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा याद रखना, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा चीजें पूछ रही थी, किसने गोल्ड मेडल लिया, किसने क्या क्या चीजें। तो गोल्ड पैरा ओलंपिक्स में पहले तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि इस बार जो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स हुए उसमें इंडिया ने कितने मेडल लिए, फ्लैग बेरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन फ्लैग बेरर थे, और कितने गोल्ड है, कितने ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर है। जो कि आपके वन डे एग्जाम होते हैं उनमें ये चीजें आपकी पूछी जाती है। लेकिन जो हाई लेवल के जैसे यूपीएससी, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी पीएससी के कोई एग्जाम होते हैं तो उसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं एथलीट्स, एथलेटिक्स में हमने 4 गोल्ड लाए हैं, 6 सिल्वर लाए हैं और 7 ब्रॉन्ज लाए हैं। तो मतलब मैक्सिमम जो गोल्ड हमने लाए हैं, सॉरी मैक्सिमम जो मेडल हमने लाए हैं वो हमने एथलेटिक्स में डाल लाए हैं। बैडमिंटन में हमने 5 मेडल लाए हैं, शूटिंग में हमने 4 मेडल लाए हैं, आर्चरी में हमने 2 मेडल लाए हैं, जूडो में इंडिया का पहला मेडल है और वो भी आपका ब्रॉन्ज है। तो टोटल आपके ओवरऑल कितने हो गए, दैट इज 29 मेडल। अब आपको मेन क्या याद रखना, सारा पढ़ना पड़ेगा 29 नहीं, आपको जो फर्स्ट टाइम हुआ है और ज्यादातर जो गोल्ड याद रखना। अगर जैसे मैं बात करूं अवरी लेखराज, तो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, और कॉन्सिक्वेंटली 2 बार लगातार गोल्ड लेने वाली इंडिया की लेडी ये बनी है अपनी लेखराज शूटिंग में। अब इनकी कैटेगरी याद रखनी, अब कैटेगरी कौन सी है, वुमेन R to 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी। तो आपको कैटेगरी के बारे में भी पता चाहिए, क्योंकि थोड़े से हाई लेवल के अगर एग्जाम की बात, फॉरेस्टर की एग्जाम की बात करूं तो वहां पर ये आपको पूछा जा सकता है। फिर मैं बात करूं कुमार नितेश बैडमिंटन में मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में गोल्ड लाए, स्मिथ अंटल जो कि जेवलिन थ्रो में, और हरविंदर सिंह फर्स्ट इंडिविजुअल रिकर्व ओपन क्लब ओपन में इन्होंने आर्चरी में फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लाया। फिर मैं बात करूं धर्मवीर नैन की, प्रवीण कुमार की और नवदीप सिंह की। तो धर्मवीर नैन ने गोल्ड लाया है क्लब थ्रो 51। अब क्लब थ्रो क्या होता है, एक पत्थर, एक तरह से पीस ऑफ आयरन होता है जिसको फेंकना पड़ता है। उसके बाद हाई जंप में T64 कैटेगरी में प्रवीण कुमार ने और नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में F41 कैटेगरी में आपको लाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपको याद रहे। बाकी मैं आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको सिर्फ याद रखना है, और आपको सारी डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको आपके यूट्यूब चैनल एज वेल एज आपको टेलीग्राम पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ मेन जो है चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि पैरालंपिक्स और पैरालंपिक्स इनमें से आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
थैंक यू, कीप सपोर्टिंग और पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़े सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे एसएससी के भी शेड्यूल हो चुके हैं, जीडी का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी भी कुछ पोस्टें निकाल रही है एनटीपीसी की, तो उसमें भी आपने कोशिश करनी है। तो डेली कंसिस्टेंसी में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देने जाओ तो बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी सी रिकॉल रहे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि आपको रिवीजन करते ही रहना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो डेली इसको थोड़ा बहुत क्या कर लिया करो, रिवीजन।